समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पाठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे समवाय फाउंडेशन के, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीना सिंघई जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कल्पना जी उपस्थित हैं, वो हमारे आज ही उनको सलाहकार बनाया गया है, एडवाइजर बोर्ड में है, उनका स्वागत है। हमारे रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कोमल बालवानी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हेमा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बिरजू कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रेखा कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान इस रूप में, मूर्त रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक जो पहली बार एक्यूप्रेशर से जिन्होंने परिचय कराया और जिसको आगे पढ़ने का मेरा मोह या लोभ पैदा हुआ, वो प्रोफेसर सुषमा ओझा का मैं ऋणी हूं, जिनको आज हम लोगों ने अपनी संस्था का संरक्षक बनाया है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। हम उसी को पूरे विश्व में आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का हमारा संकल्प है और ये जन जन जागरण अभियान होगा। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। केवल आपको ही नहीं, आपके घर परिवार को ही नहीं, आपके सदस्यों को, परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस के ही नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता इससे लाभान्वित हो, ऐसा हमारा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक विचार है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता और यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास तत्रा फलाक्रिया। जिस समाज में, जिस विचार में, जिस व्यक्ति में, जिस संस्था में नारी के प्रति आदर भाव नहीं होता है, वह संस्था एक दिन गर्त में चली जाती है। वो संस्था, वो व्यक्ति, वो समाज गर्त में चला जाता है। और इसीलिए कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी को कहना पड़ा, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही सिद्धांत बनी अधिकार और अधिकारी की। तो हमको प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक संस्था में इसको आदर करना होगा। और अगर हम पुरानी सभ्यताओं के दौर में जो नारी की स्थिति है वही हम सोचते रहेंगे, वैसा विचार रखेंगे, तो हमको एक दिन गर्त में गिरना है, आज नहीं तो कल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक और सेम 1 का एक कॉम्बिनेशन। उन लोगों के लिए भी जो बहुत नए हैं, उन लोगों के लिए भी जो सेमेस्टर 1 कर चुके हैं, और उन लोगों के लिए भी जो सेमेस्टर 1, 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सब उपयोगी होगा। कैसे उपयोगी होगा? हम लोग रिवीजन करेंगे, कुछ लोग उसको पहली बार पढ़ेंगे, उनको आनंद आएगा। तो हमको पढ़ने में आनंद आए तब तो हमको अच्छा लगेगा और तब हमारा इंटरेस्ट भी जगेगा। और हम शुरुआत कर रहे हैं BHV, जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक है मानव शरीर विज्ञान, इसको बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडीज में के रूप में हम जानते हैं। तो मानव शरीर विज्ञान एक किताब है और वो BHV मतलब बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बेसिक्स की क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हम जान जाए कि हमारे शरीर में क्या है, उसका फंक्शनल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इनको जानना जरूरी है। कम से कम फंक्शन जान जाए, स्ट्रक्चर भी जान जाएंगे प्रोसेस। दूसरा, हम जाने कि एक्यूप्रेशर जिसको हम पढ़ने की बात कर रहे हैं वो है क्या, और
उसी की अगर शाखाओं में कोई और हो, जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, तो उसको भी जाने कि उसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो ट्रीटमेंट के अनेक तरीके हमको मालूम हो, सिस्टम मालूम हो, शरीर के अंगों के बारे में मालूम हो, और जो मानव जितने रिसर्च करता जा रहा है, जो उस मॉडर्न साइंस के रूप में कह रहा है, अगर हम उसको भी जान जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम किताब से पढ़ाएं, एक तरीका है कि हम उसको सिस्टम से पढ़ाएं। तो दोनों तरीकों की हम खोज करेंगे कि हम कभी किताबों के माध्यम से आश्रय लें, और कभी हम सोचे कि नहीं, हम बिना किताब के भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब लोग अल्टीमेटली किताब लेंगे या किताब के पास उनकी होगी। तो होम्योस्टेसिस सिद्धांत आया कहां से? हमारे यहाँ 600 ईसा पूर्व आयुर्वेद में कहा गया था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमारे शरीर में भी है। पुरुष को कहा गया, पुरुष माने नारी पुरुष नहीं था, पुरुष का अर्थ है कि खादय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु जिसमें जुड़ी हो, ऐसे को पुरुष कहते हैं। तो जो पुरुष में है वही प्रकृति में ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पुरुष में है। ये अवधारणा थी। इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग वृक्षों करते थे, हम लोग जल की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, समुद्र की पूजा करते थे। तो प्रकृति के साथ नाग देवता की पूजा करते थे, उनको हम लोग दूध पिलाते थे। चिड़ियों की, क्योंकि सब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए थे। तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का सिद्धांत जो था, वही बैलेंस, वही सिद्धांत आगे चल के आपको सम स्थापन के रूप में आया। और कहां आया, कब आया? 1850 के बाद आया, 1932 में आया, फाइनली 1932 में आया। उसके पहले जो कंसेप्ट आया था 1850 के आसपास, वो मेल्यू इंटरना और मेल्यू एक्सटर्ना की बात थी, यानी शरीर के अंदर और शरीर के बाहर का कोई संपर्क था जिसकी बात कर रहे थे। बाद में होम्योस्टेसिस सिद्धांत आ गया। तो जो किताबों के आधार पर है उसमें यह हुआ कि प्रकृति का कोई भी व्यक्ति अपने जो बाहर का वातावरण है उससे अलग अपने को नहीं मान सकता। उदाहरण दिया क्या? अमीबा, अमीबा जो कहीं एक सेल का प्राणी है, तो वो जब जल में हुआ, समुद्री जल में रहता है, तो वो प्रसन्न आनंदित रहता है। उस समुद्री जल से उसको निकाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो या तो मर जाता है और या मरणासन हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। यानी क्या हुआ कि जब तक वो अपने एक सेल का है, एक सेल का माने उसमें सेल एक ही है, और हम लोग सेल आगे पढ़ेंगे कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन इकाई है पूरे शरीर की, किसी भी शरीर की, किसी भी जीव की। तो वो क्या करता है कि एक सेल का है तो उसके बाहर समुद्री वातावरण है, जल है, तो अब उस जल के तादाद में है, और उस तादाद में को अगर वो मेंटेन करता है तो वो जीवित रहता है। और जब बाहर निकल आता है तो उसके बाहर जल नहीं रहता है, तो वो उस जल का जिसका आदि था, उस जल से जैसे बाहर निकाल लीजिएगा मर जाएगा। तो ये था होम्योस्टेसिस सिद्धांत मूलतः। अब हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में, यानी बाहरी वातावरण में, हमारे पास जल है, हमारे पास वातावरण है, वायु है, इन सब चीजों है। यही सारी चीजें जिनको पंच तत्वों के माध्यम, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चाहे हम फास्फोरस की बात करें, कोई भी मेटल लें, कोई भी तरल लें, कोई भी गैसेस स्टेज लें, उन सब में उन तत्वों को, सारे तत्वों को अगर 5 तत्वों में समाहित कर ले, तो हम चाहे आयुर्वेदिक की भाषा में बात करें कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और चाहे हम लोग चाइनीज की बात करें कि काष्ठ अग्नि पृथ्वी मेटल और जल, इनकी बात करें, वो सब पंच तत्वों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो ये जो समस्थापन का कंसेप्ट है, तो क्या निकला, यानी
हमारे शरीर की कोई स्वनियंत्रित प्रणाली है? होम्योस्टेसिस हम लोगों ने शब्द जो है, होम्यो माने स्टेसिस माने समान स्थिर, और होम्यो माने समान, एक समान स्थिर, यानी ये ग्रीक शब्द है, तो ग्रीक शब्द का उसमें ट्रांसलेशन उसमें हुआ कि होम्यो का अर्थ समान और स्टेसिस का अर्थ है स्थिर, यानी हम अपने शरीर की संरचना को स्थिर रख पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। इसको हम इस शब्द में कहते हैं। तो कैसे मेंटेन करते हैं? जल है बाहर, आप 70%, 60%, 66% कह लें, अंदर भी हमारे पास 60% जल है। हम लोग अंदर भी कल्पना कर रहे हैं कि 60-70% हमारे पास भी जल है। तो वो शरीर में जल है, जैसे वातावरण में जल है, जो बाहर वायु है वो हमारे अंदर भी वायु है। अगर हम कल्पना करें कि बाहर आकाश है तो हमारे आकाश हमारे अंदर भी है। तो सारी चीजें, इसीलिए अब हमारे शरीर में कुछ पैमाने हैं। हम सब की बात करते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, रक्त है, तो रक्त की बात भी, तो जब रक्त की बात करेंगे तो रक्त का पैमाना होगा कोई कि 4-5 लीटर होगा। हम कहेंगे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो वो एक पैरामीटर है। उसी तरह के पैरामीटर हम कहेंगे कि हमारे शरीर का जो दाब है, जो उसका रक्त का दाब है, वो 120/80 होना चाहिए, यानी 80 mmHg, यानी 80 mmHg माने पारा, पारे से उसको तुलना की जाए तो ये उतने पर होना चाहिए लोअर, और बाहर वाला ऊपर होना चाहिए 120 ± 10, और नीचे वाला होना चाहिए 80 ± 10। अगर ये है तो यानी ये सब हमारे पास शरीर में, चाहे रक्त हो, चाहे शरीर का ताप हो, चाहे शरीर का दाब हो, अनेक पैरामीटर्स हैं, वो सब हमारे शरीर के अंदर हैं, और इनमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन को, चाहे बाहरी वातावरण में हो और चाहे शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हो, यदि ये परिवर्तन हो रहा है तो हमारा शरीर एक अपनी स्वनियंत्रित प्रणाली से उसको बैलेंस करता है। बाहर गर्मी हो तो हम कपड़े कम पहनते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, अंदर का जो जो तरल है वो जब गर्म होगा तो गर्म बाहर निकालता है, तो बाहर निकाल करके क्या करता है, वो यहाँ पर आपके स्किन पे एक लेयर बना देता है, और उस लेयर में हम लोग साइंस की भाषा में कहें तो क्या होता है कि जैसे ही वो लेयर बनती है वैसे ही उसको सूखना पड़ता है। सूखने के लिए लेटेंट हीट का कंसेप्ट है, तो वो लेटेंट हीट जब जनरेट होती है तो वो आपके शरीर की ऊष्मा को ले लेती है, तो आप यानी आपका शरीर कॉम्परेटिवली ठंडा हो जाता है। ये सब उनकी प्रकृति है। अब तो यानी हम लोग ये माने कि होम्योस्टेसिस का अर्थ है कि शरीर की वह स्वनियंत्रित प्रणाली जिसके माध्यम से वह बाहरी वातावरण के साथ संपर्क करते हुए अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करता है, आवश्यक परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। हमारे शरीर की जो सिस्टम है, सिस्टम माने मशीनें, सिस्टम माने मशीन, कोई भी सिस्टम ले लीजिए, वो कोई मशीन मान लीजिए उसको, तो वो जो मशीनें हैं ये क्या करती हैं, ये खुद काम करती रहती हैं, और जैसे ही कोई बाहरी परिवर्तन होता है तो ये मशीनें अपने उस स्थिति को, समान स्थिति को, जो आपका एक पैरामीटर वेरिएबल है, उस वेरिएबल को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर मेंटेन सफल हो गया, अगर उन्होंने मेंटेन कर लिया, मेहनत किया मशीनों ने और मेंटेनेंस कर लिया, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह है होम्योस्टेसिस और उसके बेसिस पर एक सिद्धांत। अब हम लोग आगे थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये बेसिक
कंसेप्ट है। देखिए मैं देखिए शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ शेयर करने की। अब देखिए वही उन्होंने कहा कि यानी कोई भी जीव होगा तो इतनी चीजें उसमें जरूर होंगी। क्या होगा? रेस्पिरेशन। देखिए ये तीसरी ये लाइन, पांचवी छठवीं लाइन पढ़िए, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, धीरे धीरे पढ़िएगा। ये कोशीय जीव, एक कोशीय जीव कौन है? अमीबा। वन सेल, एक सेल है केवल। तो वो सभी कार्य करेगा जो मानव शरीर करता है। मानव शरीर हमारा कई सेल का बना हुआ है, करोड़ों सेल का बना हुआ है। तो वो अमीबा से तो उसकी तुलना की गई कि एक सेल वाला भी वही काम करता है जो हम करते हैं। वो भी रेस्पिरेशन, सांस लेता है, वो भी डाइजेशन करता है, पाचन करता है, वो भी उत्सर्जन करता है, एक्सक्रीट करता है, कुछ चीजें निकालता है, जैसे हम लोग स्टूल निकालते हैं, यूरिन निकालते हैं। वो भी रिप्रोडक्शन करता है, जैसे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे जीव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, वैसे वो भी करता है। और सेंसिटिव भी है, बाहरी वातावरण के साथ संवेदना उसकी है, घटना के साथ, वस्तु के साथ, किसी परिस्थिति के साथ सेंसिटिविटी अगर है तो देखिए कहते हैं ना कि हमारे सेंसिटिव होना चाहिए मानव को, तो सेंसिटिविटी अमीबा में भी है। हम मानव की क्या बात करें, अमीबा में भी सेंसिटिविटी है। तो ये अमीबा के कोश साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माने होता है, साइटो माने देखिए साइटो का अर्थ होता है सेल, प्लाज्म माने प्लाज्मा। प्लाज्म का ना एक वहां एक मटेरियल है जो जेल टाइप का है। तो साइटो माने जो सेल के अंदर प्लाज्म रह रहा है वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में अगर अनुपयोगी जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे घर में आप कूड़ा करकट अगर न निकालें तो क्या होगा? सड़ांध हो जाएगी, आपका घर जो है हेल्दी घर नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही अगर कोई अनुपयोगी इस तत्व है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हम क्या होगा? हमारा जीवन काल घट जाएगा। वही उसका जीवन काल घट गया। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इस कोष द्रव्य को अंतः कोशीय वातावरण, कोष द्रव्य जो है, हम जो कोष द्रव्य है वो तो अंतर का है, से एक सेल का है ना। बाहर समुद्री जल जो है बाह्य कोशीय वातावरण है, यानी सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर वातावरण मान लें। तो अमीबा के जीवन का सामान्य काल इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मध्य निश्चित संतुलन पर निर्भर करता है। यही होम्योस्टेसिस है। यानी भारतीय दर्शन में जो हम वृक्षों के साथ, जो हम पशु पक्षियों के साथ, जो हम कीड़े मकोड़ों के साथ, जो हम जीव जंतुओं के साथ, जो हम जल के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते थे कि अगर ये होंगे तो कहीं हमारी वनस्पति की रक्षा करेंगे, कहीं हमारी खेती की रक्षा करेंगे, कहीं हमको कोई जो खराब चीज है उसको रोक लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए वृक्ष थे, वो कार्बन सोखने के लिए, और निकालने के लिए ऑक्सीजन निकालने के लिए वो वृक्ष थे। यानी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड देते थे उसको वो सोख लेते थे, उसको यूज कर लेते थे, और बदले में हमको ऑक्सीजन देते थे बिना किसी पैसे के। तो ये जो संतुलन था वही होम्योस्टेसिस था। उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझना है। ये बेसिक खंडा यही तो हो गया। और उसके बाद आपको समझना है कि देखिए 70% भाग हम लोग मानते हैं, 3/4 भाग हम लोग मानते हैं कि जलमग्न है। तो हमारे शरीर का भी 60% भाग जल है और 40% घुलनशील तत्वों का है। ये हम लोगों का एक रेशियो है। अब हम एक सेल में अगर पूरे शरीर को हम एक सेल का माने तो शरीर के बाहर क्या है? अगर शरीर को हम लोग माने, बाहर तो हवा है और अंतर वातावरण में जो हमारे अंदर है वो हमारे तमाम ऑर्गन्स बने हुए हैं। अब एक सेल की बात करिए, अब आप कल्पना करिए एक सेल की, हम अपने शरीर के अंदर जो सेल है उसके एक सेल की कल्पना कर रहे हैं। तो उसके बाहर भी क्या है? अंदर भी वाटर है और बाहर भी वाटर है। यानी वाटर माने तरल, वाटर मत कहिए, तरल कहिए। बाहर भी तरल है, अंदर भी तरल है। तो ये कह रहे हैं कि मानव शरीर का जो 60% जल है भाग, दो कंपार्टमेंट्स में है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। तो इसको बाह्य कोशिका माने जो सेल के बाहर तरल है वो आपका कम है, 60% टोटल है, तो उसका 2/3 अंदर है, यानी सेल के अंदर अधिक जल है।
जल या तरल है, और सेल के बाहर तरल की संख्या मात्रा कम है, वो वहां भी रेशियो वही है 40-20, यानी वो अगर वो 2/3 जो है तरल है तो 1/3 आपका वायु कोशिका में बाहर है, यानी वायु कोशिका में मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेल के बाहर, जो सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर उसका डबल है। अब क्या है तरल? वायु कोशिका तरल में है क्या? बाहर जो है रक्त होगा। रक्त क्या होगा? रक्त जो है ऐसे नहीं है फैला हुआ, रक्त एक अपने आप एक समझ लीजिए कि उनको नलियों में बह रहा है। उन नलियों को हम कुछ कह देते हैं, हम कभी कहते हैं उनको, हम लोग क्या कहते हैं नलियों को? कोई बताएगा? रक्त किसमें? क्या सर फिर से एक बार किसमें बहता है? ब्लड वेसल्स। सर पथ प्रभाव जो हमारे नाड़ियां हैं, नाड़ियों में, वेन में, ब्लड वेसल्स। हाँ, या तो वेन्स में होगा या आर्टरीज में होगा, यानी वेन्स और आर्टरीज कोई एक नली है, ठीक? तो रक्त उनमें होता है, और रक्त, और एक और समझ लीजिए यहीं पर, रक्त में कॉम्पोजिशन क्या है? तरल भी है और रक्त में कण भी है, उसको मिला के रक्त बोलते हैं। प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा के साथ उसमें कुछ कण भी है ना? उन कणों का नाम हम लोग कहते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट। ये भाषा आपको बोल देते हैं ना कि प्लेटलेट भी है और उसमें व्हाइट WBC भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBC रेड ब्लड सेल्स भी हैं। तो ये जो है, ये तीनों मिल करके और प्लाज्मा मिल करके रक्त का निर्माण करते हैं। तो ये जो तीनों बनते हैं, पहले यहीं पर समझ लीजिए, आगे आप पढ़ेंगे रक्त में तीन जो आपके बने WBC, RBC, ये तो कहीं और बनते हैं, यानी या तो बोन मैरो में बनेंगे या लिम्फ नोड्स में बनेंगे, और आ करके ये कहा वेसल्स, जो वेसल्स हम बात कर रहे हैं ना आर्टरीज की, तो इन आर्टरीज में आकर के ये आते हैं, और आर्टरीज में न्यूट्रिएंट्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो आकर के इन्हीं जो नलिकाएं हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज, तो इन नलिकाओं में आते हैं वेसल्स में, और इन्हीं वेसल्स में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण केवल वेसल्स में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? रक्त माने कण और तरल, दोनों चीजें। तो रक्त, तरल को प्लाज्मा बोलते हैं और कण को हम लोग WBC, RBC, प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग बायोलॉजिकल नाम अलग से बताएंगे, वो अगले रक्त वाले में। लिम्फ रक्त जो है आर्टरीज के माध्यम से जाता है पूरे शरीर में, और वेन्स के माध्यम से लौटता है। याद है सबको? जो लोग नए हैं छोड़ दीजिए। यस सर, याद है? तो वहां पर 2 चैनल हुए, एक चैनल जाने का और एक चैनल आने का। क्लियर? 2 वे, 2 वे, एक गया शरीर, हार्ट से शरीर में पूरे गया, ऊपर गया, नीचे गया, कहीं भी गया, लेकिन दोबारा लौटेगा तो वो आएगा वेन्स में। लिम्फ में क्या है? लिम्फ ऐसा नहीं है, लिम्फ सिंगल वे, जैसे आप लोग जाते हैं कहीं पर और किसी शहर में कहते हैं कि सिंगल वे है, सिंगल लेन है, मतलब यानी इसमें जाना जा सकता है, लौटना, एक जाने का है रास्ता, एक आने का, तो ये जाने वाली रास्ता। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ सारे शरीर से जो टॉक्सिन है वो, या कुछ और डिफेंस मटेरियल भी है, इन सब से जो बाहर से आता वेस्ट मटेरियल, वो आकर के और अल्टीमेटली बाहर शरीर से हृदय की ओर जाता है, इसलिए इसका 1 वे है। लिम्फ 1 वे है, रक्त 2 वे है। क्लियर? यहीं पर क्लियर कर लीजिए। तीसरा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए इसी से नाम से, सेरेब्रो माने सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है? सेरेब्रम माने ब्रेन का, स्पाइनल माने स्पाइन, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फ्लूइड माने तरल, तो यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अर्थ यह है कि वो तरल जो सेरेब्रम में और स्पाइन में ट्रैवल करता है, जो उनको पोषण देता है, वो उसको बोलते हैं CSF। नाम नोट कर लीजिए। कोई कॉपी रखिए, पेन रखिए,
कुछ पॉइंट्स नोट करते जाइए, आपको आगे चल के 2 साल बाद 4 साल बाद जब रिवाइज करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ये फ्लूइड है जो सेरेब्रम में रहता है यानी ब्रेन में रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। फिर सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड भी होता है। सेमिनल फ्लूइड माने जो सीमेन, जो सीमेंस के ऊपर फ्लूइड था, तो ये इसमें भी सारे चीजें आपके होती हैं। ये रिप्रोडक्शन का फ्लूइड है, इसमें सारी चीजें होती हैं जो आपके किसी भी जन्म के लिए आवश्यक होती है। सब सारे, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो इसमें शायद न हो। और डिफेंस का भी काम होता है इसमें, डिफेंस के भी इसमें सेल्स वो भी होते हैं, सेल्स मटेरियल भी होते हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव। अब क्या है एंडोक्राइन, क्या है एंडोक्राइन का कंसेप्ट ये है कि एंडोक्राइन हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है? अगर किसी ग्लैंड से कोई तरल निकले और वो किसी बेस से होकर जाए, किसी आधार से होकर जाए, किसी नली से होकर जाए, किसी आधारगत चीज से होकर जाए, तो वो एक्सोक्राइन कहलाएगा। यानी किसी बेस में आए और फिर वहां से ट्रांसफर हो तो वो कहा जाएगा क्या, एक्सोक्राइन, वो कहा जाएगा एक्सोक्राइन, वो कहा जाएगा एक्सोक्राइन। और कोई ग्रंथ ऐसी हो सकती है जो सीधे सीधे रक्त में अपना प्रवाह, अपना जो है स्राव करे। इनसे क्या होता है, जैसे हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव है। तो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का होता है। हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर, नोट कर लीजिए, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, संदेश वाहक हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन माने जो सीधे सीधे रक्त में प्रवाह करे। अब कैसे, अब आप कल्पना करिए, सेल है, सेल के बाहर तरल है और वो जो हमारा रक्त है, रक्त तो हमारे वेसल्स में है, तो इनके अंदर जो कोई भी वेसल होगा तो छिद्र होते हैं। जैसे हमारे घर में क्या होता है, खिड़की होती है, हमारे घर में क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं, हमारे घर में क्या रोशनदान होते हैं, नहीं होते हैं। उनसे तो कोई घर में अगर कोई सामान आना है, सब्जी आनी है तो घर के बाहर से आएगी, अगर हवा प्रदूषित हवा जाएगी तो ऊपर रोशनदान से चली जाएगी। खिड़की होगी, खिड़की से हम कोई लेना चाहेंगे तो खिड़की से हम कर लेंगे। तो ये सब चीजें जो हम लोग कह रहे हैं, तो उसी तरह हर सेल के अंदर, सेल के बाहर भी, सेल के अंदर जो दरवाजे होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे ही आपके जो ये रक्त वाले ले जाने वाले होते हैं, उसमें भी आपके छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद। जैसे हमारे शरीर में छेद है, उन छेदों की वजह से तो हमारा पसीना बाहर निकलता है और हम तेल लगाते हैं तो अंदर चला जाता है। वैसे ही तो ये एंडोक्राइन सिस्टम वाले क्या करते हैं, ये सीधे के सीधे बाहर जो तरल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहां पर डालता है अपना स्राव और वो वहां से रक्त में चला जाता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि रक्त में सीधे डालता है, सीधे रक्त में डाल ही नहीं सकता। क्लियर, ये क्लियर है कि नहीं? जी सर, यही समझना है। क्लियर सर। कभी क्लियर मतलब जाएगा किसी बेस में और बाहर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ईसीएफ में जाएगा। हाँ सर, एकदम ईसीएफ में जाकर के तब चला जाएगा। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव। पाचक ग्रंथियों का स्राव, अब हम लोग, कोई पाचक है, हमारे ग्रंथियां हैं, वो पाचन के लिए कोई हर केमिकल सबको जरूरत है, चाहे वो आप उसको नाम दे दीजिए हार्मोन्स, चाहे उसको कह दीजिए कि कोई पाचक पदार्थ है। तो ये पाचक पदार्थ कोई भी होगा, इनका अगर कोई स्राव होगा तो वो भी तो करेगा। हम लोग कहते नहीं कि भाई हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, हमारे शरीर में जो और एक और शब्द होता है ना, तो वो सारे ग्रंथियों का स्राव भी इसमें सब तरल में आता है। ये नासिका स्राव नाक से, लेक्राइमल स्राव आंखों, मूत्र और साइनोवियल फ्लूइड सब इसमें। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, हमारे ज्वाइंट्स में होता है, वो ज्वाइंट्स में होता है। तो वो भी आपको लिब्रिकेट करता है, तभी उसको खट खट की आवाज ना हो।
तो ये साइनोवियर फ्लूइड जो है, ये सब सारे जो हैं ये तरल की बात कर रहे हैं, तो तरल में ये सब चीजें आती हैं। तो तरल शब्द है इसलिए कहा कि शुद्ध जल कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शरीर में जाएंगे तो तरल बन जाएगा। और वैसे भी इन्होंने कहा कि वायु वातावरण में भी तरल कहाँ है, उसमें भी तो कुछ साल्ट्स वगैरह घुले हुए हैं। तो अब आमाशय में पहुंचकर पिया तरल, वही तो खैर अलग पॉइंट है कि आमाशय में जाएगा तो वहां और चीजें ऐड हो जाएंगी। तो तत्वों की, अब ये यहां पर आया हमारा कि जो आयुर्वेद में वर्णित पंच तत्व हैं, हम लोग कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो उन्होंने कहा कि वैसे ही हमारे देखिए काम है। 5 तत्व क्या है? ऑक्सीजन 62%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और मेटल 7%। तो उन्होंने 5 की तुलना किया है। लेकिन मेन चीज ये समझ, ऐसे ही जैसे पंचतत्व है, यहां भी आवश्यक पंचतत्व, उन सब क्लासिफिकेशन है। ब्रह्मांड के हजारों लाखों तत्वों में से हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बना, कार्बन का कॉम्बिनेशन बना, हाइड्रोजन बना, वैसे ही हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बना। तो ये उनका बताने का तरीका ये है कि सारे ब्रह्मांड की जो चीजें हैं वो पंच तत्वों में हम लोग मिला सकते हैं। और यहां भी पंच आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन सबसे अधिक 62%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% बहुत कम, और मेटल 7%। तो इन्हीं विभिन्न तत्वों से शरीर में जल और घुलनशील ठोसी तत्वों की रचना हुई। अब उसी को बताएगा कि दो जो ठोस वाला है 40%, कहा ना 60% जल है, तरल है, और 40% हमारा ठोस है। तो 40% का क्लासिफिकेशन में है कि कार्बनिक जो हमारे हैं वो 33% है, और अकार्बनिक हमारे 7%। जिसमें कार्बन तत्व है वो हमारे 33% है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 12% है, प्रोटीन 4% है, वसा 17% है, और विटामिन में है। तो सबसे अधिक क्या है? वसा, फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन है। वहां पर क्या है? अकार्बनिक में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सब, चाहे पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम, सब जितने आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड जितने हैं सब अकार्बनिक हैं, और इनकी आवश्यकता बहुत है। आगे पढ़िएगा, बहुत आवश्यकता है इनकी। अकार्बनिक तत्वों की सूची लंबी है, यानी कोई भी पृथ्वी में जितना भी पाए जाने वाले पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा है यावंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, जितने भी पृथ्वी पाए जाने वाले तत्व हैं सबके अंश मानव शरीर में मौजूद है। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है हम लोगों का, जो आगे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और समझने के दृष्टिकोण से भी। सबसे अधिक देखिए क्या है? कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। देखिए, मानव शरीर का ईंधन है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है क्या है? ईंधन है हमारा। कार्बोहाइड्रेट ईंधन है जो कार्य करने हेतु ऊर्जा देता है। इसी कार्बोहाइड्रेट से, इसी ग्लूकोज से हम बनाते हैं ऊर्जा। तो यानी ऊर्जा कमी है तो हमको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हमको कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, तो ऊर्जा नहीं देगा। इसीलिए उन बीमारियों में जिनमें एक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी जिसमें ग्लूकोज कमी हो जाती है? सर डायबिटीज, शुगर। गुड, उसका नाम ही शुगर है। तो जो डायबिटीज है उसमें ऊर्जा कौन हो, क्योंकि उसकी कमी है तो वो ऊर्जा नहीं दे पाता है, इसलिए उसको ऊर्जा की कमी हमेशा फील होती है, स्लीपी महसूस करता है, ब्रेन में ऊर्जा नहीं जाती, काम नहीं कर पाता है, तो सारी चीजें संवेदना नहीं हो पाती, सेंसिटिविटी नहीं हो पाती। वही जब चीजें ऊपर वाली जो ऊपर लिखा था ना, संवेदना, सेंसिटिविटी, सब सारी चीजें उससे जुड़ी हुई ना, वो नहीं हो पाती है। प्रोटीन मानव शरीर का ईंधन है। ईंटें हैं, ईंटों से घर बनाते हैं नहीं, अगर ईंटें ना हो तो घर नहीं बनेगा। तो दिस इज बिल्डिंग मटेरियल, यानी प्रोटीन से हर सेल बना है आपका। कोई भी जो भी बना है शरीर के अंदर, कोई भी अंग, वो सब आपका प्रोटीन से निर्मित है। सेल से लेकर के बड़े बड़े ऑर्गन तक प्रोटीन का निर्मित है। तो प्रोटीन क्या है? मानव शरीर के बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कोशिका की संरचना। यानी जैसे आप बढ़ रहे हो, यानी जब ग्रोथ हो रही हो तो प्रोटीन की आवश्यकता है।
जब लैक्टेशन हो रहा हो तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। यानी इन सब चीजों के लिए जब आपके जो है आपको शिशु को आपको पालन करना हो आपके गर्भ के अंदर, तो आपको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर कोशिका की संरचना, वहां को जो बच्चे की जो भ्रूणावस्था में बच्चा है उसके बेबी की संरचना कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। मानव वसा मानव शरीर में ऊर्जा का संचित भंडार है, फिक्स डिपॉजिट है। यानी ऊर्जा ये आपका भंडार के रूप में, जो आपने अधिक पैसा संचित किया वो आपके भंडार में संचित हो गया। दो तरीके हैं। अब ये आकस्मिक परिस्थितियों में आपके काम आ जाता है, लेकिन यदि आपका इतना अधिक संचित भंडार है, यदि आप इतने ऊर्जा का आपने भंडार कर लिया, वसा फैट कर लिया है कि वो आपका अंत में काले धन की भांति गवर्नमेंट द्वारा या चोर लुटेरे द्वारा लूट लिया जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। ये सेंटेंस मानव जीवन में बहुत आवश्यक सेंटेंस के रूप में लिया जाना चाहिए कि काले धन का उतना संचय आवश्यक नहीं है, ये उतना ही आवश्यकता है जितना कि आकस्मिक परिस्थितियों में काम आए। उससे अधिक होगा तो काले धन की भांति, जैसे मोटा लोग हो जाते हैं वो फिर ऑपरेट कराते हैं अपने फैट को निकालने के लिए, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। ऐसे दो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद भी हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक, अब देखिए जो हम लोगों ने कहा था अकार्बनिक तत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। अकार्बनिक तत्व आपके शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते। ये जो ऊपर बात कही थी ना, फॉस्फेट फास्फेट, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन क्लोराइड सल्फेट फास्फेट जितने भी हैं सब ये क्रियाओं में खर्च नहीं होते। ये जो पहला चैप्टर है आप बहुत पढ़िएगा, मन से आपको आनंद आएगा। शरीर की क्रियाओं में खर्च नहीं होते, किंतु उनकी उपयोगिता कोशिका के अंतः और बाह्य वातावरण का निर्माण करने में है। यानी अगर अंदर का अगर बाहर का वातावरण बढ़िया है, आप गर्मी के मौसम में आप हल्की हल्की हवा, ठंडी से हवा बहती तो अच्छा नहीं लगता आपको? यानी अच्छा लगता है। ये आनंद है, जो मतलब आप सुख कहें या आनंद कहें, जो भी कहें, तो वो है। वैसे ही ये क्या करती है अकार्बनिक तत्व, ये बाहर के वातावरण, ईसीएफ माने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ माने अंदर, तो दोनों वातावरण है। जो बाहर का वातावरण है ईसीएफ है और अंदर में भी, तो आईसीएफ और ईसीएफ के वातावरण का निर्माण करने में ये है। कैसे? चंचल प्रवृत्ति कोशिका को जीवंत स्वरूप प्रदान करती है। कौन चंचल प्रवृत्ति है? जैसे उदाहरण दिया, कितना बढ़िया, घर में एक गोद का शिशु 20 लोगों को घुमाता रहता है और लोग थकते नहीं है। वो शिशु, कोई उसको लेना चाहता है, कोई उसको लेना चाहता है, कोई उसके पीछे दौड़ रहा होगा, उसको बगल में ले रहा है, और वो सब लोगों को सक्रिय बनाए रखता है और कोई थकता नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो। तो ये जैसा है, इसलिए इन अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता आपको हमेशा है। तो इन अकार्बनिक तत्व कभी आपके कम ज्यादा होते हैं तो आपका मन, आपका शरीर दोनों दुखी होता है। इसलिए जब कभी अकार्बनिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो इस रूप में जरूर पढ़ेंगे कि कोशिका को जीवंत स्वरूप प्रदान करता है, उसी तरह जैसे गोद का शिशु। क्लियर? अब आगे सर, ये इसको इसे मिनरल बोलेंगे, अकार्बनिक मिनरल्स जो सारे मिनरल्स उसी में हैं, इसी में आते हैं जी, अब उसी में आएंगे। ठीक है। अब तत्व अविनाशी है। अब हम लोग कहते हैं ना कि मैटर जो है उसको वो फॉर्म चेंज हो सकता, मैटर नष्ट नहीं हो सकता, तो वही उस बात कर रहे हैं कि मैटर जो है, साइंस की भाषा है, तत्व अविनाशी है, उसका रूप बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ग्लूकोज बनता है, उसमें C12H6O12 ऐसा शायद कोई कॉम्बिनेशन है, उसका फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन C12 है उसमें, C12H12O6 O6 C6H12 है। C6 कार्बन का 6 है, H का 12 है और ऑक्सीजन का 6 है, इससे ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज की जो हाइड्रोलिसिस माने जल की वजह से लिसिस हो रही है। लिसिस माने ब्रेकिंग, हाइड्रो माने जल, यानी जल की आवश्यकता है कहीं, जल तो हमारे शरीर में है ही। तो हाइड्रोलिसिस माने तोड़ना, लाइसिस LYSIS
लाइसिस माने तोड़ना, हाइड्रोलिसिस करता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बन जाता है। तो यानी ये परिवर्तन होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। तो यानी अगर कभी ये ग्लूकोज, जब हम बोलते हैं कि ग्लूकोज क्या करता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, ये जब ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बना देगा। वही ऊर्जा हमारे काम आएगी। इसलिए ग्लूकोज का ये कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ग्लूकोज। अभी पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जिसको कि पावर हाउस बोलते हैं, जिसको आप समझ लीजिए कि घर में अगर आपका किचन होगा तो वहीं से आपको ऊर्जा मिलती। कैसे? खाना बनेगा, आप खाएंगे, ऊर्जा बनेगी। नहीं होता, आप भूखे रहेंगे तो कहेंगे मैं मार्केट जाने के लिए कह देंगे मार्केट जाना है, कहें भैया हमको भूख लगी हम जाएंगे नहीं, हमको पहले खाना दो, नहीं तो जाए निकल ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो वो जो एलिमेंट है वो ग्लूकोज, ठीक, तत्वों के घुलनशील गुण। अभी कहाँ आप लोग बंद कर लीजिए, 2 मिनट 8:30 आवश्यकता पड़ने में खोलिए भैया, आप लोग बंद कर लीजिए प्लीज। सर ये हाइड्रोलिसिस को एक बार फिर से प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फिर से? अरे हमको देखिए, हम साइंस के आदमी उतना ही है जितना कि आप ग्लूकोज ऐसा है कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, हमारे पास सारा जो आप भोजन करते हैं, तो ये अल्टीमेटली आपने कार्बोहाइड्रेट किया, वो पाचन के बाद ग्लूकोज बना, फिर रुक जाएगा, फिर चलाना पड़ता है, वो दिक्कत होती है। सर आप लोग प्लीज, जिनका भी ना बात हो रही है तो प्लीज उसको ना आप म्यूट कर दें। तो जब ये जो ग्लूकोज है, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ग्लूकोज बना लिया, तो ये जाता है अल्टीमेटली सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वहां पर इस पर रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में मतलब हमारे शरीर में हर जगह मतलब जल है, तो हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है, जल की उपस्थिति में होती है। तो क्या करता है, उससे बनता है और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट है, बनेगा क्या, बनेगी ऊर्जा, एटीपी अणु के रूप में। एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा नाक के माध्यम से बाहर और जल बन जाएगा, जल हमारे शरीर में काम आ जाएगा। तो 3 चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जल के साथ साथ एटीपी अणु। और एटीपी अणु को हम लोग बोलते हैं, ये जो एटीपी अणु है हमारे ऊर्जा की इकाई के रूप में है, तो एटीपी अणु के रूप में हम लोग रखते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का एक नाम, इस प्रोसेस का एक नाम होता है। तो उस प्रोसेस को आप मानिए कि ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज की आवश्यकता हमको हर शरीर में पड़ती है। क्लियर? आगे चलें? यस सर, यस सर। अब दूसरा पॉइंट आया, तत्वों के घुलनशील गुण के कारण। अब क्या होता है, कुछ तत्व जो है घुलनशील, तो इसमें जो हमारा 2 तरह के हम लोग का, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जो कार्बनिक है वो हमारे कम घुलते हैं, लेकिन अकार्बनिक घुलनशील अधिक घुलते हैं। तो उनके घुलनशील गुण के कारण, अब जब घुलनशील गुण होता है तो इनमें क्या होता है, ये साइंस की भाषा है, विद्युतीय आवेश प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो अगर हम लोग पढ़ते हैं कि हम जो कोई भी हमारा सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स में। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, अंदर नाभिक में यानी न्यूक्लियस में हम लोग रहते हैं, वहां पर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंस कब रहता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उनकी संख्या हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं प्रोटॉन, उनके बराबर होनी चाहिए। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है। तो जब प्लस और माइनस दोनों रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सेल, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकल जाता है किसी भी रूप में, तो क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस जब हो जाता है तो उसको आयन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कोई इसका उदाहरण तो आप वहां से लीजिए ना, कि कभी कभी कोई आप गांव में जाइए तो कोई जानवर को छुट्टा
भिजवा देंगे तो कहेंगे छुट्टा सांड घूम रहा है, तो वो छुट्टा है क्योंकि आयन है, वो मूवमेंट करता रहेगा, लगातार रुकेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ तो बैलेंस फॉर्म है, विद्युतीय आवेश है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों रोके हुए हैं इसको, और अगर कोई पॉजिटिव अधिक हो गया तो ये हो गया, निगेटिव हो गया तो इनबैलेंस फॉर्म में हो जाएगा, और ये आयन के रूप में आ जाएगा, तो ये मूवमेंट लगातार करता रहेगा। अब इस मूवमेंट को क्या है, ये मूवमेंट अगर मान लीजिए कोई आयन के रूप में लगातार घूम रहा हो, आप सूर्य की रेशो देखिए, सूर्य में किरणों में देखिए कि जब सूर्य की किरणें आती तो आपको लगता नहीं कि जो छोटे छोटे कण हैं वो मूवमेंट करते रहे होंगे, वैसे ही मूवमेंट यहाँ करते हैं। सर इनको फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हैं ना, फ्री रेडिकल्स जो घूमते हैं इधर उधर। हाँ रेडिकल्स तो है, लेकिन अभी रेडिकल्स तो और थोड़ा सा खराब स्थिति है, रेडिकल्स में तो होगा, लेकिन ये आयन तो है ही है, ये आयन है, लेकिन इन आयंस को हम लोग सारे आयंस को रेडिकल्स नहीं कह सकते शायद, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें तो कहीं ना कहीं निगेटिव वो है, पता नहीं इनमें बहुत निगेटिव है कि नहीं, ये नहीं कह सकता मैं। लेकिन रेडिकल्स भी ऐसे बनते हैं ना, उसमें भी एक सेल बाहर चला जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो नेचुरली वो इनबैलेंस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये इनमें बताया कि आयंस के रूप में स्थिर नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अंधेरा बंद कमरा हो और उसमें 10 लोग कर दी जाए और वो मूवमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, टकराएंगे। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन की खोज है ये, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट इसको कह दिया गया। क्लियर, आगे चले। यस सर, यस सर, यस सर। अब कोशिका है, सेल, कोशिका माने सेल, सेल के अंतर बाह्य तरलों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बस। ये इनके अणु आयनिक नहीं है, क्यों, ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, ये नहीं घुलते हैं, इसीलिए हमने कहा था ना कि ये वाले जो अकार्बनिक है वो, तो ये आयनिक नहीं, आयन नहीं बनते, इसलिए ये मूवमेंट नहीं करते, इनका मूवमेंट करते। ठीक है, तो इन हमारी सेल क्या है, इन कार्बनिक तत्वों को अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति चैनल से नहीं लेती, जितनी आवश्यकता उतनी लेंगी नहीं। इन कार्बनिक तत्वों को अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति रक्त प्रवाह से जितनी, हमारा सेल, हमारा जब रक्त जाता है तो चैनल में रहता है, तो उससे चैनल में वो कहता है, मान लीजिए 4 ऑक्सीजन लेके गया, आप देखिएगा उसका धर्म देखिएगा, समाज से तुलना करिएगा, उसके पास 4 ऑक्सीजन होती है, वो 4 ऑक्सीजन अणु को कहता है सेल को कि भैया हमारे पास 4 आए हैं, तो वो कहता है कि नहीं हमको एक ही चाहिए। हम लोग क्या है, हम लोग कोई देने आवे फ्री का कोई सामान तो कहेंगे और दे जाओ, इतना हम बहुत कम है, जबकि अकेले आप हो तो भी आप कहेंगे 10 किलो दे जाओ भाई, ताकि 10 दिन का काम चले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जितनी आवश्यकता उतने लीजिए। तो कोशिकाएं इन कार्बनिक तत्वों को अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्ति चैनल से नहीं लेती हैं, और ये जो अधिक होते हैं ये क्या होता है, कुछ अधिक नहीं है, भंडारगृह माने रसोई के बगल में होता नहीं है कि हम कोई सामान लाए हैं, 2 किलो आलू लाए हैं तो उसको रख दे, भंडारगृह। तो वैसे ही इनके भंडारगृह अलग अलग हैं, जहां शेष भाग संचित होता रहता है, जहां रोक देते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास संचित बहुत है, तो कुछ भंडारगृह कम है, कमजोर है, मतलब कम है लेकिन थोड़ा बहुत है। अकार्बनिक तत्वों की अंतः और बाह्य तरल में उपस्थिति, अब देखिए यहीं पर आपको समझना है कि क्या चीज है, ये जो कंसेप्ट है बीमारी का, यहां पे समझना है। सेल समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सेल ये है, एक गोलाकार आकृति है, उस सेल के बाहर एक वातावरण है, किसका, ECF कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अंदर वाला ICF। सर कोई डायग्राम तो नहीं है सर, बस लिखा हुआ है ना, आ रहा है जो उस पे आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ हाँ, डायग्राम नहीं आ रहा, डायग्राम तो कहीं होगा तो जरूर, ठीक है, डायग्राम ठीक है, अगले इसमें होगा, सेल वाले में होगा, इसमें नहीं है शायद, इसमें नहीं। जी सर, जी जी, इसमें नहीं, पूरा पूरा वो आगे डायग्राम आपको मिलेगा, लेकिन ये अभी कंसेप्ट है, धीरे धीरे याद करिएगा, समझ में आएगा। तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्यों, अभी हम लोगों क्या है ना, हम लोगों ने क्या कहा, अकार्बनिक तत्व, ये देखिए अकार्बनिक तत्व क्या है, आयन। तो आयन में क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, सब लोग समझिए, जो साइंस के नहीं है वो भी समझे।
जब हम कह रहे हैं कि आयन, आयन माने या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? इतना समझिए, अधिक मत जानिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो आकर्षित करेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर, यस सर। नहीं, आप भी और बोले, जो लोग साइंस के नहीं जी हो, सर। जो साइंस के नहीं हो बोले कि हाँ जो सर, हाँ सर। प्लस और माइनस होंगे तो आकर्षित होंगे। ठीक, अब देखिएगा, तो ये आयनिक हो गए, यानी इनमें या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जो बाहर बाहर भी है तरल, अंदर भी तरल है, तो दोनों में क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। कैसे? बाहर प्लस है, मान लीजिए बाहर, देखिए बाहर जो है पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है। टोटल मिलाकर के अंदर जैसे मान लीजिए एक कमरे में 4 नारियां और 5 पुरुष हों, और मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव कह दें, ठीक, या हम कुछ निगेटिव कह दें, कुछ भी कह लीजिए, और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में 4 पुरुष हों, 5 नारियां हों, तो हम कुछ उसको बोले पॉजिटिव निगेटिव कुछ बोलेंगे, तो यानी दोनों में अंतर हो गया, तो एक को निगेटिव बोलना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा आपको। तो जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यहाँ इस थ्योरी के हिसाब से वो सेल के रूप में। तो क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा। जब इधर दरवाजा, छोटे छोटे दरवाजे हैं, होल्स, तो उनके अंदर आने का रास्ता है, तो क्या होगा, दोनों की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगी, तो वो अंदर आना चाहेगा, कुछ बाहर जाना चाहेगा। तो उक्त तरल में मौजूद आवेशित चार्ज आयंस ये निश्चित करते हैं उनकी संख्या। तो क्या है, बाह्य कोश का तरल ईसीएफ, ईसीएफ में धनात्मक आयन, पॉजिटिव आयन अधिक है, और अंदर निगेटिव आयन अधिक है। तो अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एक दोनों तरफ से खींचातानी हो रही है, और सेल में छोटे छोटे छेद हैं, तो उनसे आने जाने लगते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह धन आवेश पॉजिटिवली चार्ज होगी और अंदर वाले निगेटिवली चार्ज होगी। तो अंदर और बाहर आवेशों का प्रकार भिन्न होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। साइंस की भाषा है कि यदि एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ निगेटिव हो, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सेल अंदर आना चाहेगा, कोई सेल बाहर जाना चाहेगा। ठीक, अब इस सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित विभिन्न डायमीटरों के छिद्रों से, छेद है, उन छेदों से क्या होता है, जल और अकार्बनिक तत्व आता जाता रहता है। अब देखिए कितनी बढ़िया किताब लिखी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे, अब कैसे कल्पना करिए, जैसे दो भाइयों के बंटवारे में घर आंगन में दीवार खिंच गई है। याद रखिएगा हमेशा इस सेंटेंस को, घर आंगन में दीवार खिंच गई है, परंतु दीवार में मौजूद दरवाजे से छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, क्योंकि मानते हैं कि भाई भाइयों में लड़ाई है, लेकिन बच्चों में कहाँ लड़ाई है, यही मानते हैं ना। तो ये बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। वही हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं। अकार्बनिक आयंस बच्चों की तरह मूवमेंट करते रहते हैं, जल और अकार्बनिक आयंस यूं घूमते रहते हैं, लेकिन एक समय में एक घर में संख्या निश्चित बनाए रखते हैं। इधर गए 5, उधर हो गए 4, इधर हो गए, फिर उधर 5 चले गए, फिर उधर 4 आ गए, ऐसे होते रहते हैं, ताकि किसी एक परिवार का समस्थापन न बिगड़ने पाए। क्योंकि बच्चों की आवश्यकता सबको है ना, वो भी प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं ऐसा नहीं कि बच्चे हो जाए तो कहें अरे बच्चे चले गए तो बड़े दुखी होने लगे। तो वैसे ही समस्थापन, होम्योस्टेसिस बिगड़ने न पाए, इसके लिए बच्चे इधर उधर आते जाते रहते हैं। यही सेल में है। अगर एक तरफ सारे सेल, सारे, आप उनको कल्पना करिए, कैल्शियम फास्फेट भी, कोई भी, यहां पे देखिए पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कुछ भी एक तरफ अधिक हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 होगा, तो क्या होगा वो देखिए। बच्चे अगर एक तरफ, यही नियम सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर के आयनों पर लागू होता है, जिसे कहते हैं डोनेन इक्विलिब्रियम। ये बैलेंस तराजू की तरह है, जिसमें घर में अंदर, सेल के अंदर बाहर दोनों तरफ सेल
में बच्चे जो है अकार्बनिक तत्व तो आते जाते रहते हैं, जल आता जाता रहता है, और एक घर में निश्चित संख्या, कभी तराजू पलड़ा यूं होता है, कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यूं झुक जाए। अगर ये झुक गया तो डोनेल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अगर ये एक तरफ सारे बच्चे पहुंच जाए, 25 के 25 बच्चे एक घर में पहुंच जाए और दूसरे घर में कोई नहीं रह गई, तो हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ गया, हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए। इसे हम लोग डोनेल इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट मानेंगे, और जब ये अगेंस्ट मानेंगे तब क्या होगा देखिए। बाह्य कोशिका तरल में सामान्यतः तत्वों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। क्यों? हम पानी कम पी रहे हैं, पानी अधिक पी रहे हैं, हम कोई चीज अधिक खा रहे हैं, हम कोई चीज कम खा रहे हैं। तो पहले तो हमारा सेल के अंदर तो बिल्कुल आवश्यकता मात्रा है ना, कि उसमें सब सारे ऑर्गन्स हैं, सारे जो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे उसमें न्यूक्लियस है, हमारे अन्य ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स एक निश्चित दूरी पर हैं और एक निश्चित अनुपात में है। तो ये नॉर्मली जब तक कि कोई अटैक ना हो जाए किसी बीमारी का बहुत बड़ा, तब तक वो अपने को बैलेंस बना रखते हैं। बाहरी में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी में अटैक होता है तो पहले बाहरी अटैक होगा ना। पहले अगर आपके घर में होगा आक्रमण, किसी किले में होता था तो पहले किला ढाया जाती था ना, अंदर तो नहीं पहुंच जाएगा ना कोई राजा के दरबार में, पहले किला तोड़ेगा। तो वैसे ही क्या है यहाँ भी, कि सब पहले बाहरी दीवार टूटेगी, तो वहीं पर सामान्यतः तत्वों की मात्रा घटती बढ़ती, पहले बाहरी जल आएगा, जल बाहर आएगा, कोई कार्बनिक तत्व तो बाहर आएगा, कोई भी अकार्बनिक तत्व तो बाहर आएगा, ये सब बाहरी रहेंगे तरल में, अंदर सेल के अंदर जल्दी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि सेल के जो दरवाजे हैं सबके लिए ओपन नहीं है कि सबको। कैल्शियम का दरवाजा तो कैल्शियम के लिए है, ठीक है, ऐसे दरवाजे बने हुए हैं। तो अब घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उक्त समस्थापन स्थिति को जल्दी पुनः स्थापन कर लिया जाता है। इंफॉर्मेशन जाती है कि जल अधिक हो गया, तो जल के लिए निकासी का साधन है। अगर जल बहुत हो गया तो क्या करेंगे, यूरिन के माध्यम से निकाल देंगे। सिस्टम हमारा है ना, एक्टिव होगा, किडनी एक्टिव हो जाएगी तो निकाल देगी। तो और जल नहीं होगा तो प्यास आ जाएगी, कि भाई जल कम है, प्यास, तो प्यास पीने लगेंगे, तो यह सब होगा। लेकिन जब हम पुनः स्थापन कर लेंगे, समस्थापन स्थिति को पुनः स्थापित कर लेंगे, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, क्योंकि उसकी कोशिका का बाह्य और अंतर वातावरण स्वस्थ है, क्योंकि बाहरी और अंतर में बीच में हमारा एक डोनेंस इक्विलिब्रियम लागू है। लेकिन इन्हीं आयनों की घटी बढ़ी मात्रा जो शरीर की समस्थापना मशीनों होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म द्वारा सामान्य स्तर पर न लाए जा सके, कोशिका को अस्वस्थ बना देता है। यही होगी रोग की उत्पत्ति। अगर कोई सिस्टम, पानी बाहर बहुत बढ़ गया तो अंदर का वातावरण स्वस्थ नहीं रह सकता। आपके घर के बाहर 50 गुंडे इकट्ठे हैं तो आप अंदर पढ़ाई का काम नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, शोरगुल में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन वही कोशिका को होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म अगर सामान्य स्तर पर नहीं ला जाती है तो ये कोशिका अस्वस्थ हो जाती है। अगर सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है, अगर वो अस्वस्थ हो गई तो रोग की उत्पत्ति हो गई। ये रोग है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब ये सिस्टम क्या है। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा यहां पर बाहर आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बाहर आ गए और बस 2-4 मिनट का। अब ये कैसे होता है, ये देखिए हम लोग पढ़ा ना कि भाई सेल अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारा सब चीज स्वस्थ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं सिस्टम, सिस्टम बनाती है बॉडी। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो अभी कैसे बनता है, तो जो आपका बाहरी वो है, बाहर क्या है, बाहर हमारे शरीर में हमारे छोटे छोटे पहरेदार हैं, इनको सेंसर कह लीजिए आप, इनको कुछ भी कह लीजिए, वो हमारे पहरेदार हैं। वो सेंसर क्या करते हैं, बाहरी वातावरण की सूचना हमको शरीर को देते हैं और अंदर बताते हैं
कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये अंडर टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो हमारे ब्रेन के अंदर अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं, तो ये बोलते हैं सेंसर। दूसरा को होता है इंटरप्रेटर। दूसरा तत्व होगा, नोट करते जाइए छोटे छोटे पॉइंट। इंटरप्रिटेशन होता है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास एक है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में मौजूद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। हाइपोथैलेमस आप पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हाइपोथैलेमस पढ़ेगा, हाइपोथैलेमस इंटरप्रिटेशन करता है। फिर वहां से वो हाइपोथैलेमस सबका इंचार्ज है, तो क्या करता है, वो सूचना देता है कि भाई ये गर्मी हो गई या कोई चीज हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, कोई वो हो गया, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, आपका ताप बढ़ गया, दाब बढ़ गया, कुछ भी परिवर्तन हुआ, ये सूचना आपको मिलती है सेंसर से, जो शरीर में बैठे हुए अलग अलग जगहों पर, उन सेंसर से सूचना मिलती है, वो नर्व के माध्यम से सूचना देते हैं और हाइपोथैलेमस उसको इंटरप्रिटेशन करता है। फिर हाइपोथैलेमस अपनी इफेक्टर माने जो प्रभाव करते हैं, प्रभावकारी तत्वों को, चाहे वो हार्मोन्स के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से हो, चाहे किसी नर्व के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से वो बताता है कि ये काम करना है आपको। तो वैसा ही काम करने के लिए हमारे शरीर को तैयार होना पड़ता है, वो करता है, तो ये कोशिश उसकी रहती है। लेकिन यदि हाइपोथैलेमस या उसके जो इफेक्टर्स हैं इस चीज को बैलेंस न कर पाए तो बीमार आप हो जाएंगे, तो रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लू लग जाती है। लू लगने में जब आप जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर कोई तरल है ना, हम लोगों ने पढ़ा कि तरल की मात्रा भी तो होगी फिक्स, तो जैसे रक्त है वैसे तरल भी होगा। अब ये तरल की मात्रा हमारी जब गर्मी पड़ी तो तरल की मात्रा सूख गई तो क्या होगा, जैसे सूखेगी ये मात्रा वैसे क्या होगा, बाहर आपको स्किन आपकी गर्म हो जाएगी, सारा तरल बाहर सूख गया, बाहर गर्मी है, अंदर तरल निकला। वो क्यों निकलता है, तरल निकला कि ताकि वो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, टेम्परेचर को, जो बाहर का टेम्परेचर स्किन का टेम्परेचर उसको गिरा दे। लेकिन इस चक्कर में सारा तरल आपका सूख गया और आपको जंगल में भटक रहे हैं, आपको पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो आपका तरल शरीर का सूखता जा रहा है। तो गर्मी में बहुत देर रहने पर आपको लू लग जाए, इसको लू लगना बोलते हैं। क्यों, शरीर का तरल सूख गया और आपको टेम्परेचर आपका शरीर का बढ़ जाता है और वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 98.6 होना चाहिए, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब देखिएगा कोशिश क्या किया था हाइपोथैलेमस ने, पहले उसने प्रभाव ये पैदा किया था कि आपका शरीर का जो तरल है वो बाहर जाए और आपके शरीर को ठंडा कर दे ताकि आपको गर्मी से राहत मिल जाए। लेकिन इस चक्कर में पूरा तरल सूख गया। अब हाइपोथैलेमस की स्थिति बिगड़ गई। हाइपोथैलेमस ने क्या माना, हाइपोथैलेमस ने यह मान लिया कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 102 है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप पानी पीजिए, ठंडी चीजें पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, नहाइए, ठंडे पानी से नहाइए, सब कुछ करेंगे आप। फिर जब टेम्परेचर डाउन होगा तो अब हाइपोथैलेमस बीमार पड़ गया है। हाइपोथैलेमस को समझ में आ गया कि मेरा टेम्परेचर 102 है, तो अगेन शूट अप कर देगा 102। फिर नहाने धोने के बाद जैसे आप घर में बाहर आए तो फिर आपका टेम्परेचर 102, फिर आप पानी पिए, फिर सब कुछ पिए, फिर नहाए धोए, फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको समझाने में यह वक्त लगता है और कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता, ये भी स्थिति होती लू लगने में। तो यानी इस टेम्परेचर को लाने में और हाइपोथैलेमस को समझाने में बहुत वक्त लगता है और धीरे धीरे करके लू लगना आपका दूर होता है, अन्यथा नहीं हो पाता। ये है, तो ये है दिस इज होम्योस्टेसिस कंसेप्ट। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी और कोई प्रश्न किसी का? नो सर। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, खेमका सर के जो बनाए हुए सिद्धांत हैं, जो उनका सपना है, उसको पूरा करें। और
ज्ञान का विनिमय करें, ज्ञान को ट्रांसफर करें। ज्ञान को जितना अपने पास रोकेंगे आपके अंदर खत्म हो जाता है। जैसे उसी तरह जैसे पुरानी वस्तु ले लीजिए तो वो या तो कहेंगे बिगड़ गई या उसमें जंग लग गया, कुछ हो गया। तो आप जैसे बुद्धि को तराशेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो आपको बढ़ाने का तरीका है कि आप ट्रांसफर करिए। जैसे ट्रांसफर करेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा। मेमोरी है, ब्रेन की मेमोरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ब्रेन में जितनी बार आप सोचेंगे उतनी मेमोरी में चढ़ता जाएगा, फिर आपको भूलेंगे नहीं कभी, फिर आप एक्सटेम्पोर बोलते जाएंगे क्या बोलना है आपको। तो वैसे करिए ताकि हमारा सपना पूरा हो। कौन सा? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 4-5 मिनट का विश्राम लेते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं। थैंक यू सर।